हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है फाइंडर्स कीपर्स। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर रियलन ने। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे रात से। हम द पुलिस ऑफिसर्स को एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए देख पाते हैं। घर का दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है, मगर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऑफिसर को एक डॉगी की फुटप्रिंट्स मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। वो उन दाग को फॉलो करते हैं और उन्हें एक लाश मिलती है जिसके सीने पर किसी नुकीले चीज से वार किया गया था। दूसरे ऑफिसर को भी एक कमरे में एक लेडी की लाश मिलती है जिसका गला काटा हुआ था। इसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं चेक करने। स्टेयरकेस पर भी उन्हें एक और लड़की की लाश मिलती है। ये तीसरी लाश थी और इसे भी शायद चाकू से ही खून किया गया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग अलग हो जाते हैं, मगर जैसे एक ऑफिसर अकेले कमरे में पहुंचते हैं, हमें उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। किसी ने उस पर हमला कर दिया था। उसके गले से बहुत खून बह रहा था। उसके आवाज से लेडी ऑफिसर उस रूम में जाकर पहुंचती है और उनकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ती है जहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसके आंखें काले रंग के थे। उसके एक हाथ में था एक पुतला और दूसरे हाथ में चाकू। शायद उसी ने इस ऑफिसर का खून किया है। वो खून से लथपथ था। जैसे वो लेडी ऑफिसर उसे देखकर चिल्लाती है, ये बच्चा उस पर भी हमला कर देता है और यहीं से शुरू होती है फाइंडर्स कीपर्स। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। हम एक माँ एलिसन और उनकी बेटी क्लेयर से मिलते हैं जो शहर के शोर शराबे से दूर एक आउटस्कर्ट एरिया में घर देखने जा रहे थे। मगर क्लेयर इस बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वो अपने पापा जॉन को बहुत मिस कर रही थी, सिटी लाइफ को मिस कर रही थी। मगर एलिसन को लगता है कि उसके जीवन की इस नई शुरुआत के लिए ये घर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वो लोग फाइनली उस घर के सामने जाकर पहुंचते हैं और हम रियलाइज करते हैं ये तो वही घर है जहां 5 साल पहले वो भयानक हादसा हुआ था। लगता है इस ब्रोकर ने एलिसन को कुछ बताया ही नहीं। देखने से तो ये घर काफी सुंदर था, तो एलिसन को इस घर को लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी वो ब्रोकर मिस्टर केन कह रहे थे इस इलाके में ऐसा घर इस प्राइस में मिलना आम बात नहीं। तो कुछ ही दिन के अंदर एलिसन अपनी बेटी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो जाती है। घर थोड़ा पुराना है, इधर उधर से अजीब सी आवाज भी आती है, मगर फिलहाल के लिए काम चल जाएगा, ये उन्होंने सोचा था। इसीलिए इस घर के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता किए बिना ही इस घर में रहने लगे थे वो लोग। मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। घर में घुसने से पहले ही क्लेयर को ऊपर खिड़की के पास किसी का साया नजर आता है जो और किसी को नहीं दिखता। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे क्लेयर को अपने रूम में फ्लोर के नीचे एक हिडन सेक्शन में से एक बहुत ही क्रीपी सा गंदा सा डॉल मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस डॉल को नहीं बल्कि इस डॉल ने उसे ढूंढ लिया है। क्लियर को पहली नजर में ही ये अजीब दिखने वाला डॉल बेहद पसंद आ गया था। एलिसन के 1000 मना करने के बावजूद वो इस पुतले को अपने पास रखने की जिद करती है। ऑनेस्टली एलिसन को ये पुतला बिल्कुल भी भा नहीं रहा था। एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, पता नहीं किसका है ये। मगर वो अपने बेटी को मना भी नहीं कर सकी। इस डॉल के पैर के नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ था, लिलिथ। तो उसी दिन से लिलिथ क्लेयर के साथ रह गया। धीरे धीरे हमें पता चलता है एलिसन एक रिपोर्टर है। वो वेरियस काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस चीजों को लेकर आर्टिकल्स लिखती है जिन्हें नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इस काम में उसकी मदद करती है उसकी दोस्त एलेना। वो एक प्रोफेसर है और इन्हीं चीजों को लेकर रिसर्च कर रही है। उस रात जब एलिसन उससे फोन पर बात कर रही थी, उसे क्लियर की आवाज सुनाई देती है, एज इफ वो किसी से बात कर रही है। वो चेक करने जाती है तो देखती है क्लियर उसी डॉल से बात कर रही थी। असल में क्लियर यहाँ पर बहुत लोनली फील करने लगी थी। नई जगह, कोई दोस्त भी नहीं, ऊपर से कल उसे नए स्कूल में भी जाना था, तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। पता नहीं इस स्कूल के बच्चे कैसे होंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उसका डर बेहद ही जायज था क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे बहुत तंग कर रहे थे। सभी कह रहे थे उसने उस बैड हाउस में आकर ठीक नहीं किया। सब उसे चिढ़ाने लगे थे। पता नहीं इस वजह से या फिर किसी और वजह से एक पॉइंट पर क्लेयर अपना आपा खो देती है और गुस्से में पागल होकर चिल्लाने लग जाती है। मगर बस कुछ ही सेकंड के अंदर खुद को संभाल भी लेती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल चुपचाप स्केच करने लग जाती है। हमारी नजर पड़ती है उसके स्केच बुक पर जहां हम देखते हैं वो किसी ग्रेवयार्ड की तस्वीर बना रही थी। इट्स सो वियर्ड। इसके अलावा भी एलिसन को अपने बेटी में कुछ सडन चेंजेस नजर आने लगे थे। क्लियर बहुत रूडली बिहेव करने लगी थी। हमेशा उस डॉल के साथ उस डॉल को अपने साथ रखने लगी थी, जैसे इस गंदे पुराने डॉल के सिवा उसके पास और कोई खिलौना ही नहीं। उसके बातों का अंदाज भी बदल चुका था।
स्कूल जाना तो दूर की बात है, वो पूरा दिन इसी डॉल के साथ बिताने लगी थी। इस घर में आने के बाद एलिसन के साथ मिलने आई थी उसकी इकलौती पड़ोसी जेनिन। वो अकेली रहती है अपने 3 बिल्लियों के साथ। वैसे तो वो कहती है उनकी बिल्लियां बिल्कुल भी वायलेंट नहीं है, मगर एक रात हम इन्हीं बिल्लियों को क्लियर के तरफ देखकर गुर्राते हुए देख पाते हैं, ऐसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। और उसके नेक्स्ट डे ही जेनिन को अपनी बिल्लियों की लाश मिलती है। किसी ने बहुत बेरहमी से उनके लाशों को कुचला था। उधर घर में क्लेयर का बर्ताव और ज्यादा अजीब होने लगा था। वो कंटिन्यूअसली उस पुतले के साथ बात करने लगी थी। पता नहीं दिन भर वो क्या बिड़बिड़ाती रहती है। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास, ना नींद आती है। एक दिन एलिसन नोटिस करती है क्लेयर एक गाना गा रही है अजीब तरह के, और वो जिंदा मक्खियों के पंख भी निकाल रही थी, बहुत ब्रूटली। एलिसन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। जल्दी से उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। उसे अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद, उससे बात करने के बाद डॉक्टर फ्रीमैन को लगता है ये सब कुछ एलिसन और जॉन के सेपरेशन की वजह से हुआ है। अपने पिता से बिछड़ने का असर उसके दिल और दिमाग में पड़ रहा है, इसीलिए वो अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ये डॉक्टर एलिसन को जॉन के पास लौट जाने की सलाह भी देता है, मगर मन ही मन उन्हें भी पता था ये सब साइकोपैथिक सिम्टम्स है। क्लिनिक से निकलने के बाद एलिसन क्लियर को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर में जाती है। वहां तो क्लियर अपने माँ को लिटरली अक्यूज करने लगती है कि उसके वजह से ही उसे उसके पापा से दूर रहना पड़ रहा है। एलिसन अपनी बेटी की इतनी रूड बिहेवियर हजम नहीं कर पाती और पेमेंट करने के लिए निकल जाती है। जब क्लियर अकेले बैठी थी, एक वेट्रेस उसके पास आकर उस पुतले के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स करती है और मजाक मजाक में उससे वो पुतला छीनने की भी कोशिश करती है। इसका रिस्पांस उसे इतना घटिया मिलता है, क्लियर इतनी जोर से उस पर चिल्लाती है कि एलिसन तक एम्बैरेस्ड फील करने लगती है। क्लियर के लिए ऐसे बिहेवियर बहुत ही ज्यादा नेचुरल थी, पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रही है। मगर घर लौटने के बाद एलिसन को एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है। जेनिन उसके घर पर आकर उसके बेटी पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही कल रात उनके बिल्लियों को मारा है। उन्होंने अपने गार्डन में किसी बच्चे की फुटप्रिंट्स देखी है, ये क्लियर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स एलिसन इन बातों पर बिलीव नहीं करती, मगर क्लेयर का बिहेवियर काफी सस्पिशियस था। उसी रात हमें उस वेट्रेस पर किसी को हमला करते हुए देख पाते हैं। कोई उनके तरफ चाकू फेंक रहा था, कोई अदृश्य शक्ति। वो वेट्रेस उस हमले से तो किसी तरह से खुद को बचा लेती है, मगर तभी सारे के सारे बर्नर्स एक साथ ऑन होने लगते हैं और देखते ही देखते उसमें आग भी लग जाती है। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो पूरा दुकान ही आग का गोला बनकर फट जाता है। क्वाइट श्योरली उस वेट्रेस की भी मौत इसी एक्सीडेंट में हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्लेयर से मिलने आया है उसका डैड जॉन। आगे कुछ दिनों तक वो उन्हीं के साथ रहने वाली है। खाली घर में एलिसन कुछ रिपेयरिंग करवाने की डिसाइड करती है। स्पेशली वाटर लीकेज की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, तो वो प्लम्बर को कॉल करती है। ये प्लम्बर क्लेयर के रूम के उसी हिडन सेक्शन को ढूंढ निकालता है जहाँ से क्लेयर को वो पुतला मिला था। यहीं से लीकेज हो रही थी, मगर उसी सेक्शन से इस प्लम्बर को कुछ पुरानी फोटोज में मिलती है जो वो एलिसन को दिखाता है। ये इस घर के प्रीवियस ओनर की फोटोज थी। इन फोटोज में एक छोटा सा लड़का भी दिखाई दे रहा था और उसके हाथ में था वो पुतला लिलिथ, जो अभी क्लेयर के पास है। ये प्लम्बर एक मैक्सिकन था। वो एलिसन से कहता है कि ये एक मने का कीटा पहना है, यानी कि वोडी डॉल। ओरिजिनली ये ग्वाटेमाला से बिलोंग करता है, लेकिन मेक्सिको में भी मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू ग्वाटेमालन फोकलोर, ये डॉल्स किसी के भी टेंशन को कम कर सकता है। इनके पास एक स्पेशल पावर्स होते हैं। अगर आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, तो आपको बस ऐसे ही एक डॉल से अपनी परेशानी शेयर करना होगा। बस उसके बाद ये डॉल आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। आपको बस उसे ये बताना है कि आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली ये सब तो सुपरस्टिशंस है, मगर ये आदमी एलिसन से ये भी कहता है कि किसी और का वोडी डॉल अपने पास रखना बैड लक माना जाता है। उसके बाद उसे एलिसन थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। वो इन फोटोज को अच्छे से देखती है और सच में उसे ये बच्चा बहुत ही दुखी लग रहा था। मगर एक 9 साल का बच्चा इतना अपसेट क्यों रहेगा? क्या कारण हो सकता है? इट्स सो एबनॉर्मल। इसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं है, ये बहुत ही अजीब बात है। अगर ये लोग इसी घर में रहते थे तो उनके साथ इस घर के हिस्ट्री का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। इसी सोच के साथ एलिसन उसी वक्त इंटरनेट पे अपने घर के बारे में सर्च करती है और तब जाके उसे 5 साल पहले वाले उस मैसेकर के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में अभी तक पुलिस का कुछ भी क्लियरली पता नहीं चल पाया। वो 10 साल का बच्चा ही सोल सस्पेक्ट था, मगर उस हादसे के बाद उसका भी मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। अभी वो एक इंस्टीट्यूट में एडमिटेड है।
उसी दिन एलिसन उससे मिलने जाती है, उससे पूछती है उसने क्यों ऐसा किया, अपने परिवार का खून क्यों किया उसने, क्या वो घर हॉन्टेड है या फिर वो पुतला। मगर वो लड़का जैकरी, वो अभी 15 साल का हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ एक गाना गा रहा था, वही गाना। और एलिसन के वहां से जाते ही हमें उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल नजर आती है। एलिसन अपने ब्रोकर केन को कॉल करके बहुत चिल्लाती है, उसे जल्दी से जल्दी इस घर को बेचने के लिए कहती है। मगर केन कहता है सभी को इस घर के बैकग्राउंड के बारे में पता है, तो इसे रिसेल करना उतना इजी नहीं होगा। मतलब सिर्फ एलिसन ही बेवकूफ थी। उधर क्लेयर अपने पापा के साथ गए हुए 2 दिन बीत चुके थे। एक रात उससे मिलने आती है उसके पापा के दोस्त कैथी। वो क्लेयर को एक डॉल भी गिफ्ट करती है, मगर क्लेयर को कैथी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और ये पुतला तो बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और उस पुतले का हाथ पैर तोड़कर उसे फेंक देती है। उसके सो जाने के बाद जॉन कुछ देर के लिए बाहर गया था। अकेले घर में कैथी को किसी की आवाज सुनाई देती है जॉन के बेडरूम से, मगर वो कमरा तो खाली था। जैसे ही कैथी दरवाजा लॉक करती है, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कैथी को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, ऐसे उसे कोई चेस करने लगा था। वो किचन में जाती है नाइफ लाने, तो वो नाइफ खुद पे खुद हवा में लेविटेट करने लग जाता है। कैथी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और एक कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। 911 पे कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ कह पाए इससे पहले ही कोई उसे खींच कर बाहर ले जाता है। हमें सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब जॉन घर लौट रहा था, उसके सामने ही कैथी की लाश आके गिरती है कार के ऊपर। उस पर भी चाकू से हमला किया गया था। एलिसन को यह खबर मिलने पर वो उसी रात आकर क्लेयर को अपने साथ ले जाती है। हम देखते हैं क्लेयर अभी सिर्फ इस पुतले को पसंद ही नहीं करती थी, बल्कि बिल्कुल उसी की तरह ड्रेसअप भी करने लगी थी, और जेनिन भी उसे उतना ही ज्यादा अवॉइड करने लगी थी। पता नहीं किस डर से वो लिटरली अपने घर में ही खुद को कैद कर चुकी थी। एक्चुअल में वो उस छोटी सी बच्ची से डरने लगी थी। मगर उसी रात जेनिन को ऐसा फील होने लगता है कि शायद इस घर में उसके साथ उसके अलावा भी कोई है। बिजली भी नहीं थी, तो पूरे घर में अंधेरा हो चुका था। जेनिन टॉर्च लेकर देखने जाती है तो उधर उसका फोन गायब हो जाता है। दरवाजा भी लॉक्ड हो चुका था और उसे अपने आसपास सिर्फ बिल्लियों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। किसी तरह से वो बाहर तो निकल जाती है, मगर उसके सामने ही किसी ने ट्रैप बिछा कर रखा था। उसमें उसके पैर फिसलती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। धीरे धीरे वो सेंसलेस होने लगी थी, और तभी उसके सामने उसे कोई दिखता है जो हमें नहीं दिखता। इसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज से हम गेस कर सकते हैं कि उसकी भी मौत हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीनिंग करते वक्त एलिसन को अपने बेटी के कमरे से एक बहुत ही अजीब स्मेल आने लगती है। बहुत सारे मक्खियां भिन भिन करने लगी थी। तभी एलिसन की नजर पड़ती है पीछे के गार्डन के तरफ, और वहां जाने पर उसे जेनिन की लाश मिलती है। बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी हालत में उसका गला काटा हुआ था। तो एलिसन जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करती है और केन को कॉल करके उस घर के रीसेलिंग के बारे में याद दिलाती है। उसे तो पता ही नहीं था केन उसी दिन उससे मिलने आने वाला है, तो वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। तो जब फाइनली केन इस घर में आ पहुंचता है, उसे एलिसन नहीं मिलती और क्लियर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो केन वापस जाने लगता है, मगर तभी इस घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही केन अंदर जाता है, कोई उसके नेक पर पेन से स्टैब करके उसे मार डालता है। इतने सारे खून हो चुके थे, मगर एक बार भी हमें वो खून ही नजर नहीं आया था, और इस बार तो केन की लाश भी जैसे गायब हो चुकी थी। इस सब से बेखबर एलिसन अपने बेटी को लेकर बहुत मुश्किल में पड़ चुकी थी। उसका उस डॉल के प्रति फेटल ऑब्सेशन बहुत ही डरावना था। इवन जॉन भी उस डॉल को सहन नहीं कर पा रहा था। तो एलिसन उसी रात जब क्लियर सो रही थी, तो वो उस डॉल को लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। मगर ऑलमोस्ट इमीडिएटली क्लियर की नींद टूट जाती है और वो पागलों की तरह उस डॉल को ढूंढने लग जाती है। वो ही तो है उसका इकलौता दोस्त, और शायद लिलिथ भी उसके पास वापस आना चाहता था, क्योंकि हम देखते हैं जो व्यक्ति गार्बेज क्लीन करने के लिए आया था, वो पोजेस्ड हो जाता है, खुद ही अपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, और फिर वो गाड़ी खुद पे खुद आग में जलकर राख हो जाती है। तो क्या वो पुतला भी जल गया था? नहीं, क्योंकि एलिसन को नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो पुतला अपने घर में क्लेयर के पास दिखता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है, इस पुतले के हाथ पे जहाँ स्क्रैच पड़ा था, ठीक वहां पर ही क्लेयर को भी चोट पहुंची थी। एलिसन कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर वो इतना तो श्योर हो चुकी थी कि ये पुतला कोई नॉर्मल पुतला नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में पता करने के लिए वो अपनी दोस्त एलेना की मदद लेती है।
उसी दिन क्लेयर को डॉक्टर के पास भी ले जाना था, तो उसे डॉक्टर फ्रीमैन के पास छोड़कर एलिसन इस पुतले को एलेना के पास देने जाती है। उधर डॉक्टर फ्रीमैन को क्लियर के शरीर पर चोट देखकर शक होता है। वो उससे पूछताछ भी करती है और क्लियर कहती है ये चोट उसके माँ ने उसे पहुंचाई है। वो गुस्से में उसे मारती है। ये तो सरासर झूठ है, मगर डॉक्टर को यही बातें सच लगने लगती हैं। तो वो एलिसन को वार्न करते हैं कि अगर एक और भी खरोच भी आया तो वो सोशल सर्विस को वार्न करेंगे। एलिसन टेंशन में पागल हो रही थी। क्लेयर क्यों ये सब बताएगी, मगर क्लेयर भी जैसे अपने बश में नहीं थी। वो एलिसन के सामने ही अपने आप को हर्ट करने लगती है। उसके नाक से खून बहने लगा था, उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन उसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस लिलिथ चाहिए था। उधर एलेना अपने सेक्रेटरी के साथ इस पुतले पर ऑटोप्सी करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे वो इस पुतले को काट रहे थे, हमें क्लेयर के शरीर पे भी घाव नजर आने लगते हैं। मतलब अभी इस डॉल के साथ क्लेयर का सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, एक फिजिकल कनेक्शन भी बनने लगा था। और ये पुतला अपने आप को बचाना जानता था। वो एलेना और उसके सेक्रेटरी पर हमला कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी को उस सेक्रेटरी की लाश मिलती है, मगर एलेना कहीं गायब हो चुकी थी और वो पुतला जाकर हाजिर हो गया था डॉक्टर फ्रीमैन के दरवाजे पर। तब वो डॉक्टर क्लियर के फाइल्स को ही चेक कर रहा था। इस बार उन्हें उसके बिहेवियर में कुछ एबनॉर्मलिटीज नजर आने लगते हैं। क्लियर बहुत क्रीपीली हंस रही थी, और तो और हमें उसमें वो पुतला भी नजर आने लगा था। ऐसी वो बातें क्लियर नहीं, वो पुतला कह रहा था। डॉक्टर फ्रीमैन ने इससे पहले भी 5 साल पहले जैकरी का भी ट्रीटमेंट किया था। उन्हें पता है इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज है। अभी उन्हें ये भी पता चलता है कि जैकरी अपने सेल से गायब हो चुका है। तो वो एलिसन को जल्दी से कॉल करके बात करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि शायद क्लियर डेंजर में है। मगर ये मौका उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि एलिसन के पहुंचने से पहले ही कोई उसका खून कर देता है। उनकी लाश सीलिंग से लटक रही थी। उस पुतले ने अपना काम कर दिया था, तो वो अपने मालिक के पास वापस आ जाता है। घर में अभी क्लियर पूरी तरीके से उसके बश में आ चुकी थी। वो एटिक में जाकर छुप जाती है और जॉन भी उसके पीछे जाता है। वो क्लियर से वो डॉल छीनने की कोशिश करता है, मगर क्लियर उल्टा अपने पिता पर ही हमला कर देती है। जॉन उस पुतले को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इससे क्लियर को ही चोट पहुंचने लग जाती है। बाय दिस टाइम एलिसन भी घर पहुंच चुकी थी, तो वो दोनों मिलकर क्लियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके आंखों के सामने से ही वो पुतला कहीं गायब हो जाता है और क्लियर पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाती है। बिल्कुल जैकरी की तरह उसकी आंखें भी काले पड़ चुके थे और वो अपने माँ को भागने के लिए कहती है। कमरे के चारों तरफ से काले रंग का धुआं निकलने लगा था, तो एलिसन डर के मारे क्लोसेट में जाकर छुप जाती है। वहां उसे केन की लाश मिलती है, मगर वो चिल्ला तक नहीं पाती। अचानक से क्लियर उसके सामने आ जाती है, तो एलिसन और जॉन उसे लेकर बाहर भागते हैं एलेना के घर। एलेना वहां उन्हें कहती है कि ये पुतला कोई साधारण पुतला नहीं है, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ वूडू डॉल ऑल्सो। इसके साथ क्लियर का एक कनेक्शन बन चुका है, जिसे तोड़ना जरूरी है। इसके लिए पहले इस पुतले की आंखें निकालनी होगी, उसके बाद विद प्रॉपर रूल्स एंड रिचुअल्स इसे खत्म करना होगा, नहीं तो क्लियर कभी इसके ग्रिप से बाहर नहीं आ पाएगी। जॉन वैसा ही करने की डिसाइड करता है, मगर क्लियर पूरी तरीके से पोजेस्ड थी, तो वो जॉन पर हमला करके घर से भाग निकलती है और जाते जाते एलेना का खून भी कर देती है। उसके आंखें निकालकर उसे जिंदा आग में जलाकर मार डालती है। जॉन और एलिसन सब कुछ अपने आंखों के सामने देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। अभी उन्हें जल्द से जल्द इस पुतले को ढूंढ निकालना होगा, जिससे क्लियर बच सके। वो लोग घर वापस जाते हैं और देखते हैं ये पुतला भी अपने मालिक के पास फिर से एक बार वापस आ चुका था। जॉन फिर से एक बार उसे छीनने की कोशिश करता है, मगर क्लियर उसे धक्का देकर फेंक देती है। वो अपना सर पीछे की तरफ मुड़ पा रही थी और एलिसन का गला दबाने लग जाती है, मगर इसी बीच जॉन उससे वो पुतला छीन कर उसके आंखें निकाल लेता है। साथ ही साथ पूरे कमरे में जैसे तांडव शुरू हो चुका था। हमें उस शैतान का भयानक असली रूप देखने मिलता है, जो जॉन को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर जॉन भी हार नहीं मानता। वो फाइनली उन 2 आईबॉल्स को अपने पैर के नीचे कुचल कर तोड़ देता है और इसी के साथ साथ वो शैतान भी गायब हो जाता है। मतलब शायद फाइनली क्लियर अभी आजाद हो चुकी थी। वो लोग नेक्स्ट कुछ ही दिन के अंदर ये घर खाली कर देते हैं। अभी क्लियर भी बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करने लगी थी, मगर जब वो लोग अपने पुराने घर में लौट रहे थे, हम क्लियर को वही गाना गाते हुए सुन पाते हैं, साथ में वही क्रीपी स्माइल। मतलब उस डॉल के साथ शायद उसका पूरा कनेक्शन अभी तक टूटा नहीं, क्योंकि जॉन और एलिसन ने उस डॉल को जलाया तो था, मगर विदाउट एनी प्रॉपर रिचुअल। मतलब अभी भी वो शैतान जिंदा है क्लियर के अंदर, और शायद जैकरी के भी, जो हमें रोड साइड पर दिखता है। अभी ये दोनों मिलकर जरूर इस शैतान को फिर से जिंदा करेंगे,
और फिर से एक बार शुरू होगा ये शैतानी खेल। वैसे तो फाइंडर्स कीपर्स का मतलब होता है जिसे मिले उसका, मगर इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी ये वोडी डॉल डी स्ट्रेस डॉल शैतानी था। वो अपने मालिक को खुद में खुद ही ढूंढ लेता था। ऑलरेडी परेशान दुखी बच्चे ही उसका टारगेट रहता। जो भी इसे देखता वो इसके बश में आ जाता था। ये डॉल भी धीरे धीरे उनके साथ खुद को जुड़ने लग जाता था, उसके दिल और दिमाग के साथ खेलने लग जाता था। जो भी इस डॉल को उसके मालिक से दूर करने की कोशिश करता उसे मरना पड़ता, जैसे जेकरी के फैमिली को मरना पड़ा। अभी पता नहीं क्लेयर के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि शैतान से लड़ना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ये फिल्म कुछ बहुत ज्यादा पसंद आई है, मगर ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ न्यू ईयर में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।